स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे सीनियरिटी केस को लेकर, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से एक ऐसा आदेश जारी किया गया है, या यूं कह लीजिए कि सरकार को लताड़ लगाई गई है, जिसके बाद पूरा सिस्टम ही हिल गया है। कैसे और अब किस तरह से लाभ दिया जाएगा सीनियरिटी केस में कर्मचारियों को, ये भी आज हम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में है। कब तक दिल्ली रहेंगे, और एक जरूरी बैठक भी होने जा रही है जिसके लिए प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में रवाना हो गई हैं। ये भी आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। बड़ी बात लोन लिमिट को लेकर भी करेंगे, क्योंकि अभी देखिए सैलरी और पेंशन देने के लिए जो आखिरी 500 करोड़ बचे थे लोन लिमिट में, उन्हें उठाने का फैसला भी राज्य सरकार ने कर लिया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि अभी आखिरी 500 करोड़ बचे थे, इसके बाद जब दिसंबर की सैलरी और पेंशन जनवरी में देनी होगी तो व्यवस्था आखिरकार किस तरह की रहेगी, यहां क्या सरकार ने सोच विचार किया है, ये भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि 58 दिन का ड्राई स्पेल हो गया है। ये ड्राई स्पेल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ऊंची चोटियों पर 2 दिन बाद हल्की बारिश बर्फबारी बताई गई है, लेकिन मुसीबत वाली और परेशानी वाली बात ही ये है कि ऊंची चोटियों पर हल्के फाहे गिर रहे हैं। ये नवंबर का माह लगभग खत्म होने को आया है और मध्य पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। मैदानी इलाकों का भी यही हाल है और सुबह और शाम कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ने की वजह से बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। दिन भर में तेज धूप खिली रहती है और ये जो मिला जुला सा मौसम है, ये लोगों को बीमार करने का काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 दिन बाद जब ये बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं तो हल्की बूंदाबांदी जरूर अन्य क्षेत्रों में भी होगी, और अब तो ये प्रार्थना भी की जा रही है। पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति आई है कि नवंबर का माह चल रहा हो और कई इलाकों में लोग अब देवी देवताओं के द्वार पहुंच गए हैं, ये पूजा अर्चना करने के लिए कि जल्द से जल्द बारिश हो। हालांकि नवंबर के माह में ऐसी पूजा अर्चना करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ा करती थी। जरूर हमें गर्मियों में इसका असर देखने के लिए मिलता था, लेकिन ये मौसम ही बारिश बर्फबारी का रहता था। लेकिन उसके बावजूद भी लोग तरस गए हैं। 58 दिन से ज्यादा का ड्राई स्पेल हो गया है और देवी देवताओं के द्वार पहुंचना अब तो ग्रामीण इलाकों में लोगों ने शुरू कर दिया है। अब आना चाहेंगे सीपीआईएम पर, क्योंकि आज इनकी ओर से बड़ी आक्रोश रैली निकाली गई थी। हजारों की संख्या में शिमला के चौड़ा मैदान में कम्युनिस्ट की तादाद पहुंची है। कम्युनिस्ट का मानना है कि जब से लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, केंद्र सरकार ने अनदेखी की है, हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव किया है, और तो और जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से भी सुनाए जा रहे हैं उन्हें भी यहां जल्दी लागू नहीं किया जा रहा है। उदाहरण देते हुए पूर्व विधायक और कम्युनिस्ट नेता राकेश सिंघा का यह मानना है कि बीबीएमबी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मिली है। और भाजपा और आरएसएस ने सांप्रदायिकता का जहर यहां पर घोल दिया है, इसका भी एक कड़ा जवाब देंगे। राकेश सिंघा की ओर से बड़ी स्टेटमेंट आज दी गई है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि हिमाचल प्रदेश शांतिपूर्ण राज्य है और इसे शांति प्रिय ही रहने दिया जाए, लेकिन यहां तरह तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। भाजपा आपस में लोगों को लड़वाने का भिड़वाने का काम कर रही है। भाजपा और आरएसएस की यही विचारधारा है। ये भी राकेश सिंघा की ओर से आज बड़े शब्द कहे गए हैं। लेकिन ये जो आज आक्रोश रैली निकाली गई थी, क्योंकि चौड़ा मैदान में 3 दिन तक अधिवेशन जारी रहने वाला है और इसमें किसानों को लेकर, बागवानों को लेकर, नौजवानों को लेकर और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर भी चर्चा होने वाली है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करनी है, इस पर विचार किया जाएगा। और कम्युनिस्ट का मानना है कि हिमाचल प्रदेश तभी मजबूत हो सकता है जब यहाँ के किसानों की आर्थिकी ठीक होगी। तो सबसे पहले किसानों पर, बागवानों पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा तादाद किसान और बागवानों की ही है। शिमला के उपमंडल रोडू के खनावल गांव में एक व्यक्ति के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। ये ढारे में रहता था, मूल रूप से नेपाल का बताया जा रहा है। किसी बगीचे में काम करने के लिए आया था। इसे दमे की पहले से समस्या थी और नशे का भी आदी था। 53 वर्ष की आयु इस व्यक्ति की बताई जा रही है। दरअसल रात के समय इसके ढारे में आग लग गई। पूरी तरह से लकड़ी का ही ढारा बनाया गया था, जिस वजह से तेजी से आग की लपटें उसमें उठी। जैसे ही ग्रामीणों को आग की लपटें उठती हुई दिखी तो वहां पर कई ग्रामीण पहुंचे भी। उन्होंने कोशिश की आग पर काबू पाने की, लेकिन तब तक ढारा पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया था। ये गांव के बीचों बीच क्योंकि ढारा नहीं बना था, काफी किनारे में था, इसलिए ग्रामीणों को पहुंचने में भी समय लग गया। लेकिन व्यक्ति तब तक जिंदा जल गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार किस वजह से वहां पर आग लग गई।
और पुलिस की ओर से ये छानबीन की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से आज एक बड़ी जानकारी दी गई है। इनका कहना है कि जल्दी ही एक विशेष सत्र और बुलाया जाएगा। ये बात हम शीतकालीन सत्र की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो देखिए अभी 18 से 21 दिसंबर तक बुलाया जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, जिसे लेकर कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। ये दरअसल कैमरा प्रोसीडिंग सत्र बताया जा रहा है, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि हिमाचल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतनी नहीं है, लेकिन हिमाचल की पहचान बनाई जा सकती है। एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर इसे विकसित किया जा सकता है, और वो संभव होगा चर्चा करने के बाद। ये अभी विदेश के दौरे पर गए थे, तकरीबन 22 दिन का दौरा था, और जो कुछ भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कोरिया के पहाड़ी इलाकों में विकास देखा है, वही विकास हिमाचल प्रदेश में भी किया जा सकता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी बिल्कुल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों जैसी है, ये विधानसभा अध्यक्ष का मानना है। और इसीलिए यहां पर भी कुछ एक चीजों में हिमाचल को विकास की गति दी जा सकती है, यानी कि हिमाचल को उस स्तर तक विकसित किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बने। लेकिन इन मुद्दों को लेकर चर्चा करना जरूरी है, और इसी मुद्दे पर ये खास सत्र बुलाने वाले हैं, जिसमें पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से और मुख्यमंत्री सुक्खू से बात करेंगे, और फिर ये कैमरा प्रोसीडिंग सत्र बुलाया जाएगा। ये भी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि विधानसभा के नियमों में ये प्रावधान है, इस सत्र को बुलाया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी हैं, जानी हैं, जो कि यहाँ के नेताओं को बताना बहुत ही आवश्यक है, और उसके बाद हिमाचल में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि कैमरा प्रोसीडिंग सत्र कितना ज्यादा इंपैक्ट हिमाचल के विकास में डालता है, और जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि इसे एक बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है, हिमाचल के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में यहां कमी रह गई है जिन्हें विकसित नहीं किया गया है। तो राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए खास तौर पर यह सत्र बुलाने की बात हुई है। इसी बीच एक और जानकारी, शीतकालीन सत्र की अधिसूचना आज हो जाएगी। ये भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जानकारी दी गई थी। शाम तक इसे लेकर वक्त इंतजार रहेगा कि आखिरकार कब तक ये अधिसूचना होती है, क्योंकि अभी तक का वक्त बीत गया है। अब इंतजार इसके बाद तक का भी रहेगा। दरअसल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से क्योंकि इस पर मंजूरी दे दी गई है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र का प्रस्ताव राजभवन भेजा था, तो राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, और ये बात तभी विधानसभा अध्यक्ष ने कही कि आज ही इस पर अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि तकरीबन 27 बैठकें कैलेंडर वर्ष में विधानसभा की इस बार रहने वाली है, क्योंकि 11 बैठकें मानसून सत्र के दौरान हुई थी, 12 बैठकें बजट सत्र में हो चुकी हैं, और इसी तरह से 4 बैठकें अभी शीतकालीन सत्र में होने जा रही है, जो कि 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक तपोवन धर्मशाला में बुलाया गया है। हर बार शीतकालीन सत्र धर्मशाला में ही होता है, और इसे लेकर वहां प्रशासन को सभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रिविलेज मोशन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन फंस गए हैं। आज ये भी संकेत दिए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। दरअसल हर्ष महाजन ने विधानसभा अध्यक्ष के दौरे के दौरान कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर कर दी थी, और विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि ये एक अध्यक्ष के पद की गरिमा के खिलाफ है, इसीलिए उन पर ये विशेष अधिकार खनन का जो प्रस्ताव है वो जारी किया गया था, यानी कि जो नोटिस है उन्हें दिया गया था। प्रिविलेज मोशन का जवाब दे दिया गया है यहां हर्ष महाजन की ओर से, और उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचे। जवाब आ गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज स्पष्ट किया है कि अब इसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर करनी है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस बात पर भी अभी विचार विमर्श होना है। ये दरअसल विशेष अधिकार हनन का नोटिस क्योंकि हर्ष महाजन को भी दिया गया है, और बात यहां पर भाजपा के 9 विधायकों की भी है। अनुशासनहीनता के खिलाफ उन पर भी कार्रवाई करने की बात कई दफा विधानसभा अध्यक्ष पहले कह चुके हैं, और सचिवालय कर्मचारियों को लेकर भी आज इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ये जो मंत्री की ओर से विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया था कर्मचारियों के खिलाफ, उस पर भी कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। देखिए, भाजपा नेताओं की संख्या बढ़ने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई नए पदाधिकारी और चुने जाएंगे। मंडल स्तर पर और बड़े गुट बनाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या के साथ बनाए जा रहे हैं, यानी कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में अब 3 से 4
मंडल संगठन हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये आज ही भाजपाइयों की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें निर्णय लिया गया है। यूं तो पड़ोसी राज्य हरियाणा की और उत्तराखंड की बात करें तो वहां हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4 मंडल भी बने हुए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मंडलों की संख्या कम थी, यानी कि अगर मंडल संगठनों की बात करें, और इसका एक प्रभाव यहां देखने के लिए ये मिल रहा था कि जब भी बगावती शुरू होते थे तो विधानसभा क्षेत्र का पूरा संगठन ही तहस नहस हो जाता था। इसलिए विचार ये किया गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 मंडल संगठन यहां पर बनाए जाएंगे और ये मंडलों की संख्या इसीलिए बढ़ाई जा रही है ताकि बगावती शुरू उठे तो उसका इम्पैक्ट पार्टी पर ना पड़े। ये कोशिश और एक नई रणनीति हम भाजपा की ओर से हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं। अभी तक 75 के करीब ये सभी मंडल बताए जा रहे हैं, लेकिन 150 से ज्यादा अब इनकी संख्या कर दी जाएगी, यानी कि डबल या ट्रिपल भी यहां पर यह संख्या हो सकती है, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर 3-3 मंडल बनाने की भी बात हो रही है। और इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनावों में कितना पड़ता है ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा। लोकसभा स्तर पर भी यहां आवेदन भाजपाइयों की ओर से मांग लिए गए हैं कि कितने मंडल बनाने की आवश्यकता है और किसे यह दायित्व दे दिया जा सकता है। 15 दिसंबर तक की अवधि तय की गई है जब मंडलों का पुनर्गठन एक तरह से हो जाएगा। ये पुनर्गठन को लेकर क्योंकि ड्राफ्ट जारी हो ही चुका है, अब ये प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद नए अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है, यानी कि नए अध्यक्ष को चुना जाएगा भाजपा में, क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और इसके बाद न्यू ईयर के समय हमें भाजपा में नए अध्यक्ष देखने के लिए मिल सकते हैं। आज की बैठक से ये भी बड़े संकेत मिले हैं। आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज ने चुप्पी तोड़ दी है। हर कोई ये जानने के लिए बेकरार था कि इल्मा अफरोज पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इतनी लंबी छुट्टी पर चली गई हैं, लेकिन इनकी ओर से कुछ कहा क्यों नहीं जा रहा। ये दरअसल अपने ही एक शहर मुरादाबाद में कॉलेज के छात्रों से मिलने के लिए गई थी और वहां कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि जब बद्दी में इन्हें एसपी तैनात किया गया तो वहां नशा माफिया पर, खनन माफिया पर पूरी तरह से इन्होंने नकेल कसी है। दूसरी बात ये कि एक खास तौर पर अभियान चलाया गया ताकि नशा माफिया पर शिकंजा कसा जाए। जो लोग गंदे नशे सप्लाई कर रहे थे, बच्चों को खराब कर रहे थे, या यूं कह लीजिए कि बच्चों को नशा लेने के लिए बढ़ावा दे रहे थे, ऐसे ही लोगों को सलाखों के पीछे इन्होंने भिजवाया है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये इल्मा अफरोज की ओर से कही गई, जिसे कहते हुए ये काफी ज्यादा भावुक भी हुई। इनका कहना था कि जब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की इन्होंने हालत देखी तो इन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एसपी को बहुत बड़ा बंगला मिलता है, बहुत बड़ा कार्यालय होता है, इसीलिए अपने बंगले के द्वार इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के लिए खोल दिए। जो झुग्गी झोपड़ी से संबंधित बच्चे थे वो वहां आकर खेला करते थे और ये भी अपने ऑफिस टाइम के बाद थोड़ा सा समय निकालकर उन बच्चों के साथ खेलती थी और उन्हें पढ़ाने का भी काम करती थी, और ये करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने बद्दी के लोगों के लिए पूरी ईमानदारी दिखाई है, पूरी जिम्मेदारी दिखाई है और सत्यनिष्ठा दिखाई है। ये कहते हुए काफी ज्यादा भावुक भी हुई। अभी इन्होंने देखिए अपनी छुट्टियां बढ़ा दी है, 21 नवंबर तक ही छुट्टी पर गई थी, लेकिन दिन थोड़े से और बढ़ गए हैं। कारण कई माने जा रहे हैं, कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज एक तरह से चुप्पी इन्होंने जरूर तोड़ी है। इनका कहना है कि इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया है, सत्यनिष्ठा दिखाई है। जो कार्रवाई जिस आरोपी पर की जानी चाहिए थी वो इनकी ओर से की गई है, फिर चाहे वो खनन माफिया थे या नशा माफिया थे, पूरी नकेल इनकी ओर से कसी गई है और किसी को भी क्राइम करने का अधिकार नहीं है, और जिस किसी ने कोशिश की उसे सलाखों के पीछे भी इन्होंने भिजवाया है। साथ ही साथ झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे को भी इन्होंने याद किया है, कैसे वो बच्चे इनके घर आकर खेला करते थे। देखिए, हाईकोर्ट ने नालागढ़ जिला सोलन में कायदे कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को स्वयं क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने और उन स्टोन क्रशरों की मशीनरी को जब्त व परिसर को सील करने के आदेश दिए हैं, जिन्होंने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की 13 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में बताई खामियों को पूरा नहीं किया है। फिलहाल देखिए, स्टोन क्रशर वाला मामला वैसे भी हिमाचल प्रदेश में काफी सुर्खियों में चल रहा है और नालागढ़ जिला सोलन से संबंधित ये स्टोन क्रशर्स पर आदेश सुनाए गए हैं हाईकोर्ट की ओर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में ही हैं अभी, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी अगले कल होने वाली है और इसमें मुख्यमंत्री भी बिल्कुल शामिल होंगे और यहां से अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी
इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई हैं। बड़ी बात यह है कि ईवीएम के विरोध को लेकर कोई नई रणनीति कांग्रेस की इस कमेटी में की बैठक में बनाई जा सकती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की क्योंकि बैठक होगी, इसमें राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तैयार की जाती है और माना यह जा रहा है कि ईवीएम के विरोध को लेकर इसमें नई रणनीति तैयार होने वाली है। दूसरी बड़ी बात यह कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्हें सांसद बनने की बधाई इनकी ओर से दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलना था लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पाए हैं। तो ये मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। दूसरी बात करेंगे सीनियरिटी केस को लेकर। देखिए, सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद और लेखराम केस में हाईकोर्ट ने ऐसा कड़ा रुख अपनाया है कि पूरा सिस्टम ही हिल गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूड एंड सिविल सप्लाई के प्रधान सचिव को बुलाया गया था व्यक्तिगत तौर पर और उन्हें 1 लाख की कॉस्ट भरने के भी आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि सिविल सप्लाई में सीनियरिटी का लाभ तो कर्मचारियों को दे दिया गया लेकिन वित्तीय लाभ नहीं दिए गए और हाईकोर्ट का मानना है कि यहां सिर्फ सीनियरिटी देने की बात नहीं हुई थी बल्कि सीनियरिटी के साथ जो अन्य लाभ मिलने थे उस पर भी आदेश सुनाए गए थे। लेकिन महज सीनियरिटी देना और वित्तीय लाभ ना देना ये कोर्ट की अवमानना है, जिसके बाद आनंद फानन में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक बुलाई है क्योंकि बात यहां सिर्फ सिविल सप्लाई की नहीं है। फूड एंड सिविल सप्लाई के अलावा एजुकेशन भी एक बड़ा महकमा है जहां सीनियरिटी केस को लेकर कोर्ट का दरवाजा कर्मचारियों की ओर से खटखटाया गया है। तो सीनियरिटी तो मिल गई लेकिन वित्तीय लाभ मिलना भी जरूरी है और इस पर हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई है सरकार को और खासतौर पर सिविल सप्लाई को। देखा जा सकता है आज ही प्रधान सचिव को बुलाया गया था और 1 लाख की कॉस्ट भी इन्हें फिलहाल भरने के लिए कह दिया है या चेतावनी एक तरह से इन्हें दी गई थी। अब आना चाहेंगे लोन लिमिट पर। देखिए, अभी दिसंबर का माह शुरू होने वाला है और आखिरी 500 करोड़ सरकार के पास बचे थे लोन लिमिट के तौर पर। सरकार ने ये 500 करोड़ बतौर ऋण उठाने का फैसला कर लिया है। वित्त विभाग के पास दिसंबर के पहले सप्ताह में ही ये 500 करोड़ पहुंच जाएंगे जिसके बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन दी जाएगी। ये कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि इस बार अपनी सैलरी को लेकर कितना इंतजार कर्मचारियों को करना पड़ेगा क्योंकि पहले सप्ताह में ये 500 करोड़ पहुंचेंगे, उसके बाद जाकर सैलरी मिलेगी और पेंशन मिलेगी। हालांकि सरकार इसमें अपनी तरफ से जल्दबाजी ही दिखाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिसंबर की सैलरी जो जनवरी में देनी है उसके लेकर राशि कहां से सरकार के पास आएगी। तो यह माना जा रहा है कि जल्दी ही अगली लोन लिमिट के लिए पत्र जारी कर दिया जाएगा केंद्र सरकार को और ये अगले 3 महीने की लोन लिमिट के लिए अप्लाई किया जाएगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च की हम बात करें, जो आखिरी तिमाही होती है वो अलग से ही दी जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही देखने में आया था। जनवरी से मार्च तक ये आखिरी तिमाही के तौर पर राशि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। ये लोन लिमिट अभी दिसंबर तक 6200 करोड़ तक की तय की गई थी, यानी कि ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ये 6200 करोड़ तक की लोन लिमिट दी गई थी और इसमें 500 करोड़ की आखिरी लोन लिमिट अब सरकार के पास बची थी जो कि अब की सैलरी पेंशन लेने के लिए उठाई जा रही है। अगले 1 हफ्ते के भीतर ये राशि पहुंच भी जाएगी, लेकिन उसके बाद जनवरी से मार्च तक का गुजारा कैसे करना है इसके लिए नए सिरे से अप्लाई किया जाएगा आखिरी तिमाही की लोन लिमिट के लिए, ये हम मानकर चल सकते हैं। और कितना इंतजार आखिरी तिमाही की लोन लिमिट के लिए करना पड़ेगा ये कहना भी अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए, हवाई किराया फिलहाल घटा है। ये राहत भरी खबर कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि पड़ोसी राज्यों से यहां आते हैं और हवाई यात्रा ही करना चाहते हैं। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत हिमाचल में चल रही हवाई सेवाओं की दरों में भारी कटौती हुई है। शिमला से धर्मशाला की उड़ान अब मात्र 1714 रुपए ही रह गई है, जबकि वापसी की टिकट यहां 2234 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह से शिमला से अमृतसर और शिमला से दिल्ली यानी कि पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसमें भी कटौती की गई है। वर्तमान में शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से दिल्ली, धर्मशाला और अमृतसर के लिए हवाई सेवाएं मौजूद हैं। एलायंस एयर का ATR 42,600 रुपए विमान यह सेवाएं दे रहा है और जो 48 सीटर है। एलायंस एयर ने सर्दियों के सीजन के लिए मार्च 2025 तक अपने किराए में कटौती की है। तो ये देखा जा सकता है 28 सीटर यहां पर ये विमान बताया जा रहा है और 42,600 रुपए किराया बताया जा रहा है। एलायंस एयर का ATR ये इतना है, यानी कि आप अगर दिल्ली और अमृतसर से यहां आना चाहते हैं तो लगभग इतना किराया आपका लगने वाला है, लेकिन किराया घटाया गया है। ये अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।